नमस्कार साथियों, गुड इवनिंग। एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आप जानते हैं कि हमने मेंस परीक्षा के लिए जो मेंस एग्जामिनेशन की टेस्ट सीरीज चलाई हुई है उसका 395 पेपर का आज सॉल्यूशन करेंगे, जिसमें पूरे गणित के 30 सवाल आपसे पूछे गए थे। आप देखिएगा कि हमारे एग्जाम का लेवल क्या होता है, हमारे क्वेश्चंस का लेवल क्या होता है। इन सवालों को एक बार ज़रूर पढ़ के जाइएगा, इनके सॉल्यूशन को एक बार ज़रूर देख के जाइएगा। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। वो कह रहा है कि एक इक्वेशन आपको दे रखी है और वो ये इक्वेशन को इनमें से किससे पूरी पूरी डिविजिबल होगी। क्या ये 2 से कट जाएगा, क्या ये 3 से कट जाएगा, क्या ये 37 से कट जाएगा। इन तीनों में से ये नंबर किससे कट रहा होगा, आपसे ये पूछ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे एक लॉजिक समझिए। जैसे मान लीजिए मैं कोई भी अंक को 3 बार लिख देता हूँ। जैसे मान लीजिए 4 4 4, मैंने कितनी बार लिख दिया? 3 बार। अगर मैं 5 को 3 बार लिख दिया होता, अगर मैं 7 को 3 बार लिख दिया होता, सर कोई भी अंक को अगर आप 3 बार लिख देते हो तो एक 3 अंकों की संख्या बनती है, एक 3 अंकों की संख्या बनती है, एक 3 अंकों की संख्या बनती है। और ये सारे नंबर जो होते हैं, ये सारे नंबर 3 से और 37 से परफेक्टली डिवाइड होते हैं, एग्जैक्ट डिवाइड हो जाते हैं। एक आप समझ सकते हो कि यहाँ से एक रूल है कि कोई भी अंक को अगर 3 बार लिखा जाता है तो बनने वाली संख्या 3 से भी और 37 से भी पूरी पूरी विभाजित होती है, और उसका रिमाइंडर कितना बचेगा? 0 बचेगा, क्योंकि पूरी विभाजित हो रही है। अब बच गई बात कि ये हमारे पास एक ऑड नंबर है और ये हमारे पास एक ऑड नंबर है। इसकी पावर आप करेंगे, एक विषम संख्या ऑड नंबर प्राप्त होगा। इसकी पावर आप करेंगे, एक विषम संख्या ऑड नंबर प्राप्त होगा। हम जानते हैं संख्याएं कोई भी हों, अगर दो विषम संख्याओं को जोड़ा जाता है तो दो विषम संख्याओं को जोड़ने पर हमेशा मुझे एक इवन नंबर प्राप्त होता है। और सर इवन नंबर अगर मिल रहा है तो ये तो 2 से भी कटेगा कि नहीं कटेगा? इवन नंबर तो होता ही वो है जो 2 से डिविजिबल होता है। तो आप कहोगे ये बनने वाला जो नंबर है ये भाई साहब 1 से भी कटेगा, ये 2 से भी कटेगा, और ये 37 से भी पूरा पूरा विभाजित होगा। तो आप कहेंगे 1 से, 2 से, 3 से, तीनों ही नंबरों से कट रहा है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? डी ऑप्शन हमारा यहाँ से करेक्ट होगा। आई मेरी बात समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। वो कह रहा है विक्रम ने एक परीक्षा में 32% अंक प्राप्त किए। एक पेपर दिया विक्रम ने, जितने भी नंबर का वो पेपर रहा होगा, विक्रम के 32% नंबर आए और वह 15 नंबरों से क्या हो गया? फेल हो गया। एक बात बताइए, अगर वो लड़का 32% नंबर लेके आ रहा है और बेचारा 15 नंबरों से फेल हो जा रहा है, तो अगर उसको 15 नंबर और मिल जाए तो वो क्या पास हो जाएगा क्या? तो आप कहोगे जी हाँ बिल्कुल, लड़का क्या हो जाएगा? पास हो जाएगा। जितने नंबर से आप फेल हुए हैं, अगर आपको उतने नंबर और मिल जाते हैं तो आप क्या हो जाओगे? पास हो जाओगे। आगे, अगर वह उसी पेपर में 57% नंबर लाता है तो आवश्यक अंकों से भी कितने नंबर ज्यादा आते हैं? 10। अगर आप उसी पेपर में 57% नंबर ले आते हो तो जितने पास होने के लिए चाहिए थे उससे भी आपके 10 नंबर ज्यादा आ गए। मतलब अगर 10 नंबर ना आते तो भी आप पास हो गए होते। ये वाले नंबर भी पासिंग मार्क्स हैं, ये वाले नंबर भी पासिंग मार्क्स हैं, तो दोनों आपस में कैसे होंगे? बराबर बराबर। सर परसेंट को परसेंट में रख लिया, नंबरों को नंबर में रख लिया, तो 10 और 15, तो आप कहोगे 25 नंबर के बराबर हो गया। 57 में से जब 32 माइनस कर दोगे तो 25% के बराबर होगा। तो आप कह सकते हो कि 1% आपके नंबर तब आएंगे जब आप एक नंबर का सवाल सही करके आओगे। 1% किसके बराबर हो गई? एक नंबर के बराबर। क्या पूछ रहा है? परीक्षा में पास होने के लिए कितने परसेंट नंबर चाहिए, कितने अंक होने चाहिए? अगर 1% एक नंबर के बराबर है तो 32% में 32 नंबर चाहिए, मतलब 32 नंबर तो आपके आ गए थे। अगर 15 नंबर और आ जाते,
अगर 15 नंबर और आ जाते तो इसका मतलब आप कितने नंबरों पे पास हो जाते, 47 नंबरों पे पास हो जाते। तो आपको पास होने के लिए कितने मार्क्स की जरूरत है सर? डी ऑप्शन 47 मार्क्स की जरूरत है। बात समझ आई कि नहीं आई? चलिए आगे बढ़ते हैं। सर एक ज्योमेट्री का क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर इस तरीके का क्वेश्चन आपने पहले देखा हुआ है तो करने में बिल्कुल भी समस्या नहीं आएगी। फर्स्ट टाइम अगर आप इसको देखते हो थोड़ा मुश्किल हो जाता है ये अटेम्प्ट कर पाना कि कौन सी अप्रोच हम सबसे पहले इसमें अप्लाई करें। देखिए वो कह रहा है एक समकोण त्रिभुज है जिस ABC जिसमें C एंगल 90 डिग्री बना रहा है, ठीक है। 4 सेंटीमीटर रेडियस है। इसकी जो रेडियस है ना वो 4 है, तो ये भी रेडियस है, ये भी 4 होगी, ये भी रेडियस है, ये भी कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। एक बात बताइए, अब मुझे पता है कि यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बन रहा है? 90 डिग्री का। ये और ये दोनों बराबर हैं और ये एक टेंजेंट का काम कर रही है, तो टेंजेंट पे 90 डिग्री का एंगल बनाती है रेडियस, 90 डिग्री का एंगल बनाती है रेडियस, ये 90 ये 90, तो ये भी बेचारा क्या होगा? 90। इसका मतलब अगर 90 90 डिग्री है तो आमने सामने की साइड बराबर होंगी, ये भी 4 है, ये भी 4 हो जाएगा, ये भी 4 है, तो ये भी कितना होगा? यहाँ से यहाँ तक ये भी 4 होगा और यहाँ से यहाँ तक हमारे पास ये भी 4 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। वो कह रहा है कि वृत्त जो खींचा गया है उसकी रेडियस 4 है। यदि AC 12 है, यदि AC 12 है, एक बात बताओ, अगर ये पूरी 12 थी तो यहाँ से यहाँ तक ये कितनी हो जाएगी? 8 होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी साहब। अब आगे चलते हैं। एक बाहर के पॉइंट से मैंने 2 टेंजेंट खींच ली, तो इस टेंजेंट की जो लेंथ होगी और इस टेंजेंट की जो लेंथ होगी दोनों बराबर होंगी, तो ये भी कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। अब सर B से खिंची हुई एक टेंजेंट, B से खिंची हुई एक टेंजेंट, ये दोनों बराबर होंगी, तो इन दोनों को भी कितना मान लिया? x और x मान लिया। अब आपके पास जब सारी की सारी साइडें आ ही गई हैं तो आप इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए। आप कहेंगे x प्लस 4 का स्क्वायर, x प्लस 4 का स्क्वायर प्लस में 8 और 4 12 का स्क्वायर, ये बराबर हो जाएगा x प्लस 8 के होल स्क्वायर के, x प्लस 8 का होल स्क्वायर। चलिए सर, तो ये हो गया x स्क्वायर प्लस 4, सॉरी x स्क्वायर प्लस 16, 4 है ना, x स्क्वायर प्लस 16 प्लस 4 दूनी 8x प्लस में 144 बराबर में, ये मेरे पास हो जाएगा x स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा साहब, और प्लस में आपका निकल के आएगा 8 दूनी 16x। अब जो कट रहा है सो काट दो, जैसे x स्क्वायर और x स्क्वायर आपस में कट जाएंगे, ठीक है। देखिए ये आपका 16 है x में और ये आपकी वैल्यू 8 है, तो 8 उधर जब चली जाएगी तो ये प्लस का 8 बना लेगी, तो 8x तो यहाँ बच गया मेरा बराबर। अब यहाँ पे कितना बचेगा सर? अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो इन दोनों को ऐड करने पर आता है 160, और 160 में से 64 माइनस करेंगे बचेगा 96, और 8 से जब 96 को कैंसिल कर दोगे तो आपका आंसर कितना आएगा? 12। तो आप कह सकते हो बी ऑप्शन हमारा क्या हो गया? 12। एक्स की वैल्यू 12 निकल के आई है, x 12 आया, ये आया है सर 12, तो ये वैल्यू किसके बराबर है? 12 के बराबर है। अगर ये 12 है, आपसे क्या पूछ रहा है? 12 तो यहां से यहां तक है ना भाई, x तो इसको माना था ना, आपसे पूछ रहा था CB कितनी होगी, तो CB इसकी लेंथ 12 और 4 16, CB की जो लेंथ निकल के आएगी वो कितनी निकल के आएगी आपके पास? 16 निकल के आ जाएगी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? डी ऑप्शन हमारे यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 196 कि कितने फैक्टर होंगे जो 4 से पूरे पूरे कट जाएंगे, वो ये पूछ रहा है। देखो सर 196 बहुत बड़ा नंबर नहीं है, इसके फैक्टर को खोजने के लिए बहुत सारे मेथड अप्लाई भी नहीं किए जाएंगे। सर 196 होता क्या है? जब 1 को 196 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 196 आता है, तो 2 फैक्टर ये हो गए। जब मैं 2 को 98 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 196 आता है, एक फैक्टर ये हो गया। जब मैं 4 को 49 से मल्टीप्लाई करता हूं तो एक फैक्टर ये हो जाएगा, 98 आता है।
जब मैं 7 को 28 से मल्टीप्लाई करता हूं तो भी मेरे पास कितना आता है सर? 7 दूनी 14, 140, 8 7 56, 196 आता है। अब इनमें से देख लिए वो कौन से नंबर थे, और होंगे तो ढूंढ लेंगे। इनमें से कौन से नंबर थे जो 4 से पूरा पूरा कट रहे थे? ये पूरा 4 से कट जाएगा 1, ये पूरा 4 से कट जाएगा 2, ये पूरा 4 से कट जाएगा 3, ये 4 से नहीं कटता, 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 एक भी 4 से नहीं कटता। इसका मतलब केवल और केवल कितने फैक्टर होंगे? 3 फैक्टर ऐसे होंगे जो 4 से पूरे पूरे डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, ये सवाल अच्छा है। आप इसमें क्या लॉजिक लगा के आते हैं ये डिपेंड करता है। देखो मैं आपको सवाल करने का एक आसान सा तरीका बताता हूँ, आप सवाल पढ़ो एक बार। इसको और इसको ऐड करके कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। कोई दो संख्याओं को जोड़ने के बाद 1 बन रहा है, तो मैं हर संख्या को आधा आधा मान सकता हूं ना? मैं मान सकता हूं कि अगर ए बराबर 1 और एल बराबर 2 हो जाए, मैं मान सकता हूं अगर m बराबर 1 और भाई b बराबर 2 हो जाए। और प्रूफ करके देखिए ना सर, 1/2 1/2 दोनों को जोड़ने के बाद एक ही तो बनेगा, बिल्कुल बनेगा। अब आपसे कह रहा है कि m b अपॉन m, तो भैया b अपॉन m तो 2/1 प्लस में क्या दे रखा है? n अपॉन c बराबर 1 के है, तो n/c की जो वैल्यू होगी 2 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो -1 आएगी कि नहीं आएगी? बिल्कुल आएगी। आपसे पूछ रहा था L/A, मैं लिख देता हूं L/A प्लस में C अपॉन n कितना होगा? देखिए सर, L कितना है 2, A कितना है 1, तो 2/1 हो गया। फिर कह रहा है C/n, C/n, अरे C/n करो चाहे n/c करो, वैल्यू तो इसकी -1 ही रहेगी ना। -1 और 2 में से 1 माइनस करेंगे, रिजल्ट कितना बचेगा? 1। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? पहला ऑप्शन आपका यहां से करेक्ट होगा। आई बात समझ में? बिल्कुल सिंपल सा तरीका, आप इसको XYZ मान के करते हैं, कोई जरूरत नहीं है आपको XYZ मानने की यहां पर। ठीक है, चलिए सर सवाल है, एक ट्रेन प्लेटफॉर्म पर खड़े हुए एक व्यक्ति को पार करने में 7 सेकंड का समय लेती है। जैसे मान लीजिए ये कोई ट्रेन है और ये हमारे पास कोई व्यक्ति है। अगर इस ट्रेन की लंबाई में x मान लो, तो इस ट्रेन ने इस आदमी को पार करने में 7 सेकंड लिए होंगे। तो अगर मुझे यहां से ट्रेन की स्पीड निकालनी है तो आप क्या कहोगे? इस ट्रेन की स्पीड मैंने s1 मान ली, तो इसकी स्पीड कितनी होगी? डिस्टेंस अपॉन टाइम, x अपॉन 7 मीटर पर सेकंड। अगर मैं इसको मीटर में मान लेता हूं तो ये ट्रेन x/7 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही होगी। अब क्या कह रहा है? दूसरी ट्रेन जिसकी लंबाई पहली ट्रेन की 2 गुनी है, एक और ट्रेन है, इसकी लेंथ पहले वाली ट्रेन की लेंथ की कितनी है? 2 गुनी है। एक व्यक्ति को पार करने में 10 सेकंड का समय लेती है। ये एक व्यक्ति को पार करने में 10 सेकंड लेती है। अब एक बात बताओ भाई, अगर मैं मान लूं कि इस ट्रेन की स्पीड s2 है, तो इसने डिस्टेंस कितनी चली होगी? 2x। कितने टाइम में? 10 टाइम में। तो इस ट्रेन की जो स्पीड होगी वो x अपॉन 5 मीटर पर सेकंड होगी कि नहीं होगी? जी बिल्कुल होगी। अब आगे देखिए, वो कह रहा है दोनों ट्रेनें एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगी? वो कह रहा होगा यदि विपरीत दिशा में चल रही हैं, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं, ये ट्रेन और ये ट्रेन एक दूसरे को पार करने में जो दूरी चलेंगी वो कितना होगा? 3x, दोनों की लंबाई के जोड़ के बराबर। ये हो गई दूरी। स्पीड कितनी है? दोनों अगर विपरीत दिशा में चल रही हैं तो दोनों की चालें क्या हो जाती हैं? जुड़ जाती हैं। x अपॉन 5 प्लस x अपॉन 7, तो आप क्या कहोगे? ये हो गया 3x, ये मेरे पास हो गया जी नीचे 35, तो ऊपर हो जाएगा 7x और 5x 12x।
मैंने x से x काट लिया, 3 से कट गया 4 बार, और 4 से काटूंगा 4 8 32 9 36, लगभग कितनी बार कटेगा? 9 बार। तो आपसे लगभग वैल्यू पूछ रहा था, निकटतम मान कितना आ जाएगा आपका? 9 के समथिंग आएगा। देखो ना, 4 9 36 होते, तो 9 से तनिक भर कम रहा होगा, तो अपन उसको पूरा पूरा कितना मान सकते हैं, क्योंकि वो निकटतम वैल्यू पूछ रहा था, तो 9 सेकंड अपन ने आंसर लगा दिया। जो 8 से दूर होगा, 8.8 या कुछ समथिंग आंसर आएगा, तो वो उससे क्या रहा होगा? दूर रहा होगा। चलिए, 3 sin थीटा प्लस 5 cos थीटा बराबर 5 है। देखिए सर, मैं यहाँ पे आपको एक चीज बताता हूँ। आपने पढ़ा होगा कि अगर आपको दिया हुआ है a sin थीटा प्लस b cos थीटा बराबर c, और आपसे पूछ लिया जाए b sin थीटा माइनस a cos थीटा बराबर कितना होगा, तो आप क्या बताते हो? इसका रिजल्ट बताते हो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, बशर्ते जो इनके कॉफिशिएंट होते हैं वो आपस में क्या हो जाते हैं? चेंज हो जाते हैं। साइन का मल्टीपल 3 था, वो कॉस का हो गया। कॉस का मल्टीपल 5 था, वो साइन का हो गया। ये ए का काम कर रहा है, ये बी का काम कर रहा है, ये सी का काम कर रहा है। प्लस से माइनस की टर्म निकालनी है। सीधा रूल होता है रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर 5 स्क्वायर। तो भाई देखो, ये दोनों बेचारे गरीब कट गए, तो रूट 3 9, 9 की वैल्यू होती है प्लस माइनस 3, तो +3 भी आंसर आएगा, -3 भी आंसर आएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ए ऑप्शन आपका यहाँ से करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए सर, अगला सवाल आपका जो है ना, वो है परसेंटेज से। क्या कह रहा है? एक चुनाव में 35% मतदाताओं ने पी के लिए मतदान किया। मैंने मान लिया कि टोटल जितने भी वोट रहे होंगे, जैसे मैंने मान लिया टोटल मेरे पास कितने वोट रहे होंगे? 100। इसमें से पी को जिन्होंने वोट दिए होंगे, कितने लोगों ने वोट दिए होंगे? 35 लोगों ने वोट दिए। शेष 50% मतदाताओं ने क्यू को वोट दिया। शेष कितने बचे? 65। इन 65 में से भी आधे लोगों ने किसको वोट दिया होगा? क्यू को वोट दिया होगा, 50%। पी को और बाकी लोगों ने मतदान ही नहीं किया। ठीक है, बाकी लोगों ने मतदान नहीं किया। तो कितने लोग ऐसे थे जो वोट डालने ही नहीं गए? बचे हुए 65/2। अरे 65 में से आधे उधर गए तो आधे इधर चले जाएंगे। अब इसको आप सिंप्लीफाई करो। अगर मैं इसको 2 से, इसको 2 से और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो आप कहोगे ये कट गया, ये कट गया, ये हमारा 70 हो जाएगा। 70 वोट इसको मिले, 65 वोट ये ले गया, 65 लोगों ने वोट नहीं डाला। तो इसका मतलब हमारे पास टोटल वोटों की संख्या कितनी होनी चाहिए थी? 200। मैंने फ्रैक्शन को खत्म कर दिया, बस इतना काम किया। अब वो क्या कह रहा है? पी को मिलने वाले वोट और न डालने वाले वोटों के बीच अंतर। पी को मिलने वाले वोट और न डालने वाले वोटों के बीच जो अंतर है, दोनों में 5 का अंतर है। और ये 5 का अंतर आपको 1000 वोटों के बराबर दिया हुआ है। कितने गुना है साहब? 200 गुना ज्यादा है। अगर ये 200 गुना ज्यादा है तो आपके टोटल वोट भी 200 गुना ज्यादा हो जाएंगे। टोटल वोटों की संख्या आ जाएगी सर आपके पास 40,000, 40,000। ए ऑप्शन आपका क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आप अपनी सहूलियत के हिसाब से इसको 2 से मल्टीप्लाई करना था करते, न करना था तो बिल्कुल ना करते भाई। ठीक है, ठीक, चलो। कह रहा है कि x1, x2 और x3 एक काम को 90, 45 और 67.5 दिनों में पूरा कर सकते हैं। x1 अगर काम करने आए तो वो 90 दिन लेगा। x2 अगर काम करने आए तो वो 45 दिन लेगा। और x3 अगर काम करने आए तो वो 67.5 डेज लेगा। ठीक है, चलिए। तो आप कहोगे साहब, अगर मुझे इनका टोटल एलसीएम मानना है, 90, 45 और 67.5, 6 पंजे 30, 7.5 गुणा 5 30, 270,
6 चौक 24, 7.5 गुणा 4 30, तो 240 और 30 270। सर इनका आ जाएगा 270। 90 से कटेगा 3 बार, 45 से कटेगा 6 बार, और 67.5 से कितनी बार कट जाएगा? पूरा 5 बार कट जाएगा। ठीक है, अब क्या कह रहा है? तीनों ने एक साथ मिलकर काम शुरू किया। x2 ने काम पूरा होने से 1.5 दिन पहले काम छोड़ दिया। अब भाई x1 और x2 दो लोग, x1 और x3 दो लोग शुरू से लेके एंड तक काम कर रहे हैं, अपना भी काम कर रहे हैं। अब वो काम जो x2 छोड़ के चला गया, वो काम भी x1 ने और x3 ने ही किया होगा। अब आप एक बात बताइए, इसका मतलब x1 और x3 ये दोनों मिलकर 270 काम कर रहे हैं, और इन 270 कामों में x2 की जिम्मेदारी काम खत्म होने से 13.5 दिन पहले तक रही होगी, उसके बाद काम नहीं करवाया। अगर ये 13.5 दिन काम और कर ले तो काम तो 270 से ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि ये तो 13.5 दिन पहले ही चला गया था, फिर भी 270 काम हो गया। तो आप कह रहे हो कि अगर ये 13.5 दिन काम और कर ले, और एक दिन में कितने काम करता है? 6 काम करता है, तो भैया अब इस काम को तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? 6 और 3 9 और 5, सॉरी 6 और 5 11, माफ करना, 6 चौक 24, 4 बार कटेगा ना, 6 4 24, 4 6 और 4 10 और 3 13, तीनों मिलकर 13 काम करते हैं। आपको ऐसे करने की जरूरत नहीं है। आप सवाल को, सर मेंस का पेपर दे रहे हो, आप मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हो, कि भैया x1 और x2 से काम करवा लो, 3 से काम करवा लो, उसके बाद 13.5 दिन आखिरी में x1 और x3 काम करेंगे, तो वो अपन नहीं, ऐसा नहीं करना। आप सोचने का तरीका थोड़ा सा बदलिए। अब इस काम को कितना, तो आप कहेंगे ये हो जाएगा 13 छिंग 78 और 2 81, 3 81 हो गया, और दोनों को जोड़ देंगे, 27 8 35, 351, और 351 को 13 से डिवाइड करेंगे, 13 दूनी 26, 9 बच गया, 13 सत्ते 91, तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा? 27 दिन में समाप्त होगा। थोड़ा सा सोचने का नजरिया अपना चेंज करिए। ठीक है, चलो। x पुरुषों द्वारा x+1 दिनों में किया गया कार्य, x पुरुषों द्वारा x+1 दिनों में किया गया जितना भी काम होगा, वो x+5 पुरुषों द्वारा x-2 दिनों में किए गए काम के बराबर होगा। तो अरे तो सिंपल सी इक्वेशन है यार, ये हो गया x² प्लस x, ये हो जाएगा x² माइनस 2x प्लस 5x माइनस 10। यही बनेगा कि नहीं बनेगा भाई? x² से x² सिंप्लीफाई हो गया, 2 और 1 3x हो गया सर यहाँ पे, और ये मेरे पास कितना बच गया? माइनस का 10। एक सेकेंड, ये मेरे पास कितना बच जाएगा? x² 2x माइनस का 2x 5x, ये कैसे बचेगा? ये हो गया 3x, और अगर मैं इससे कहूँ आपसे कि ये हो गया मेरे पास 3x, और 3x इधर आके हो जाएगा माइनस का 2x, कितना बचेगा? माइनस का 2x, और बराबर किसके होगा? माइनस के 10 के। भाई मैंने काट लिया, 2 से कट गया 5 बार, तो x की हमारी जो वैल्यू निकल के आएगी वो कितनी आ जाएगी साहब? 5 हमारी आंसर होगा। तो x बराबर हम कितना बता सकते हैं? 5 बता सकते हैं, सीधा सीधा। अगला सवाल, वो कह रहा है इस एक्सप्रेशन का जो उत्तर होगा, उस उत्तर का इकाई का अंक कितना आएगा? आप ये बता दीजिए। देखिए सर, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताओ, इसका जो भी आंसर निकल के आएगा, जो भी आंसर आएगा उसका यूनिट प्लेस कितना होगा? 1 होगा। बिल्कुल ठीक है सर, इसका जो भी आंसर निकल के आएगा उसका यूनिट प्लेस कितना होगा? 1 होगा, क्योंकि 1 लास्ट में अगर है तो उसकी पावर आप कुछ भी करिए, आंसर तो 1 ही आता है कि नहीं आता? फिर 6 की पावर का भी रूल पड़ा होगा, 6 की पावर कुछ भी हो, 6 को एक बार मल्टीप्लाई करो, 2 बार मल्टीप्लाई करो, चाहे 10 बार मल्टीप्लाई करो, उसका यूनिट प्लेस भी हमेशा कितना होता है? 6 होता है। जैसे 1 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, इनको हम कितनी भी बार मल्टीप्लाई करते हैं, इनका यूनिट प्लेस कभी भी चेंज नहीं होता। अब आपने कहा 1 और 1 2,
जो भी संख्या बनेगी उसके इकाई के अंक में 2 आएगा, और इसमें से माइनस करना है जो भी संख्या बनेगी उस 6 को। तो आप ऐसा मत करना कि 2 में से 6 माइनस करके माइनस का 4 यूनिट प्लेस बनेगा, यूनिट प्लेस नेगेटिव में नहीं होता। जब हम माइनस करेंगे तो कैसे करेंगे, जब इस नंबर को इस नंबर पे लिखेंगे तो आगे जो भी नंबर रहेगा उसमें से एक उधार लेने के बाद ही तो माइनस किया जाता है। तो 12 में से, यही होता है ना, एक उधार ले लेंगे तो 12 बचेगा, 12 में से 6 माइनस करेंगे तो हमारा यूनिट प्लेस कितना निकल के आएगा, 6 निकल के आएगा। तो आंसर कितना होगा, 6। जल्दबाजी में आप इस सवाल का जवाब 4 लिख के आएंगे, क्योंकि आप 2 में से जब माइनस का 6 माइनस करेंगे, 6 माइनस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि माइनस का। लेकिन सोच के देखो ना भाई, यूनिट प्लेस कभी नेगेटिव होता है क्या? कभी देखा ऐसे संख्या और बीच में माइनस लगा हुआ हो किसी संख्या के बीच में? तो आप क्या करते, इसमें से एक उधार ले लेते, 12 हो जाता, 12 में से 6 माइनस करते, तब आपका आंसर कितना निकल के आता, 6 आता। आई बात समझ में? चलो वो कह रहा है 4 दुकानें ABCD एक वस्तु पर क्रमशः इस प्रकार छूट देती हैं कि जो A दुकान है वो 50% और 10% की छूट देती है। तो भैया देखो, अगर ये क्रमशः छूट दे रहे हैं 50% की और 10% की, तो पहले वाली जो छूट निकल के आएगी उसको आप कैसे निकालोगे? सिंपल तरीका, 50 प्लस 10 माइनस में 50 गुणा में 10/100। तो यहाँ जो आपका डिस्काउंट बनेगा 60 माइनस 5, तो दुकानदार ए जो है वो ग्राहकों को 55% की छूट देता है। ऐसे ही जब मैं बी का निकालूंगा 45 और 15 60, कितना आएगा 60 माइनस। उसके बाद देखो, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 15 चौक 60, 6 से बड़ा नंबर आएगा, 6 से बड़ा नंबर आएगा, इसका मतलब इसका जो डिस्काउंट रहा होगा वो इसके डिस्काउंट से तो कम आएगा, तो इसको तो निकालने की जरूरत नहीं है। सी का चेक करते हैं। 30 और 30 60, 30 और 30 60, 30 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे 900, तो 9 आ जाएगा। 60 में से 9 माइनस कर दोगे तो यहां जो रिजल्ट बचेगा वो कितना बचेगा, 51% का डिस्काउंट मिल रहा है। अब बात आ गई डी की। डी की अगर बात करूं तो आप करोगे 40 और 20 60, और 40 दूनी 80, इसमें से 8 अगर माइनस कर दिया जाए तो डिस्काउंट कितने का मिल गया, 52 का। तो कौन सा डिस्काउंट ग्राहक के लिए सबसे बेहतरीन है, 55% का। जो छूट सबसे ज्यादा होगी वही ग्राहक के लिए बेनिफिशियल होगी। तो सबसे ज्यादा छूट कौन सी है, ए में आ गई, तो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा साहब, ए। नेक्स्ट वो कह रहा है 10a माइनस साइन ए का स्क्वायर जो है 1 माइनस कॉस ए, और ये बराबर दे रखा है 10 स्क्वायर ए के। ए की जो वैल्यू है वो 90 से कम या 90 के बराबर भी हो सकती है। तो पूछ रहा है देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉट की पावर 4a। देखिए सर, एक काम करते हैं, वैल्यू रख के देखते हैं, जहां वैल्यू अपनी सेटिस्फाई कर जाएगी वहां पे अपन इस सवाल को छोड़ देंगे। तो थीटा की वैल्यू जब 90 से कम है तो मैंने भैया ए की वैल्यू को 0 रख के देख लिया। 0 रखेंगे नहीं होगा, 30 रखेंगे नहीं रखेंगे, 45 रखेंगे, 0 रखते हैं। 10 0 0 साइन 0 0 0 माइनस 0 1 माइनस कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 0 आपका 1 हो जाता है। यही होता है कि नहीं होता? तो आपकी वैल्यू कितनी सेटिस्फाई करेगी, ए की वैल्यू 0। एक सेकेंड, ये हमारे पास हो गया साहब, साइन 0 0 होता है, ये 0 होता है, ये 1 होता है 0, और ये वैल्यू 0, तो 0 के बराबर आ गई, बिल्कुल ठीक है। अब आप देखिए ऑप्शन में रख के, 0 को अगर मैं यहां रख दूं तो कॉट 0 जो होगा वो इनफाइनाइट होगा, कॉट 0 जो होगा ये भी इनफाइनाइट होगा। अगर इनफाइनाइट से इनफाइनाइट माइनस कर दिया जाए तो सीधी सीधी आपकी वैल्यू कितनी पुट हो जाएगी सर, बी हो जाएगी। आप भले ही से देखो, वो तो तुक्का लग गया कि 0 डिग्री वैल्यू रखने पे ही इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई, नहीं तो 30 पे भी हो सकती थी, 45 पे भी हो सकती थी, किसी पे भी वैल्यू सेटिस्फाई हो सकती थी। ठीक है, चलिए
जब एक वस्तु को 955 रुपए में बेचकर अर्जित लाभ उसी वस्तु को 845 रुपए में बेचने पर हानि के बराबर है। देखिए, मान लीजिए आपने कोई सामान खरीदा, अगर इस सामान को आप बेच देते हो, सेल कर देते हो, कितने रुपए में? 955 रुपए में, तो आपको क्या होगा सर? आपको प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर यही सामान आपने सेल किया होता कितने रुपए में? 845 रुपए में, तो आपको क्या हुआ होता? लॉस हुआ होगा। तो ऐसे तो सवाल प्री के एग्जामिनेशन के लिए आपने खूब सारे पढ़े होंगे कि सर क्या करते हैं, जितना प्रॉफिट हुआ है उतना ही अगर लॉस हुआ है तो इन दोनों को जोड़ते हैं, x और x कितना आया? 2x, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालते हैं, दोनों के बीच का अंतर निकालेंगे तो आएगा 110। तो 2x की वैल्यू 110 आ गई, तो x बराबर हमारा कितना आ जाएगा? 55। और अगर मैं यहां रख दूं चाहे यहां रख दूं x बराबर 55, तो आप क्या कहोगे? अगर सेलिंग प्राइस में लॉस ऐड कर दिया जाए तो कॉस्ट प्राइस आ जाता है। तो 945 और 55, आपका कॉस्ट प्राइस कितना होगा? 900 रुपए। अब आपको पता चल गया कि आपने जो सामान है वो कितने रुपए का खरीदा? 900 रुपए का खरीदा। अगर 900 रुपए के सामान पे 6% का लाभ कमाना है तो उस सामान को कितने का बेचना होगा? 106% में बेचना होगा। 20 से 20 कट गई सर, 9 6 54, 9 एकम 9, तो आपने सामान 954 कितने का बेच दिया होगा? 954 रुपए का बेच दिया होगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ए ऑप्शन आपका यहां से बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित हो रहा है तो 30% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितनी धनराशि 2 वर्ष में इतनी, देखो अमाउंट दे रखा है, वो कह रहा है कि आपने किसी को 30% की दर से पैसा उधार दिया। 30% का मतलब हो गया 3/10 की दर। अगर आपने किसी को 10 रुपए दिए हैं तो आपके पैसे कितने हो गए होंगे? 13 रुपए हो गए होंगे 1 साल में। लेकिन अगर 2 साल की बात कर रहा है तो दोनों का क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर करना पड़ेगा। दर हमको हमेशा 1 साल का ब्याज निकाल के देती है, 2 साल का बनाना है तो आप कहोगे अगर आपने किसी को 100 रुपए दिए तो 2 साल के बाद जो आपका पैसा होगा वो 169 हो जाएगा। लेकिन आप कह रहे हो 2 साल बाद आपका पैसा कितना हो जाता है? 9464। चलिए साहब काटते हैं। 16 6 96 ज्यादा हो जाएगा। 16 पंजे 80, लगभग 5 बार। फिर आप कहेंगे यूनिट प्लेस चेक कर लीजिए। 9 को किससे गुणा करूंगा कि 4 आ जाएगा? 9 6 54, तो 56। चेक करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल करेक्ट निकल के आएगा सर। तो आप कहेंगे आपकी जो वैल्यू है वो 56 टाइम हो जाएगी। तो आपने किसी को 5600 रुपए क्या किए होंगे? उधार दिए होंगे। 5600 आपके सवाल का क्या होगा? जवाब होगा। इतना सा सॉल्यूशन आपको करना था। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बर्तन x और y में अम्ल और पानी का अनुपात 3:7 और 1:3 है। देखिए, एक बर्तन हमारे पास x है और एक बर्तन हमारे पास y है। इस बर्तन में एसिड है और वाटर है। इस बर्तन में भी एसिड और वाटर है। इसमें कितना एसिड है? 3 एसिड 7 वाटर। इसमें कितना है? 1 एसिड और 3 वाटर। तो अगर मैं कहूं कि बर्तन में पहले वाले बर्तन में टोटल मात्रा 10 है और दूसरे वाले बर्तन में टोटल मात्रा कितनी है? 4 है, तो यही बोलोगे आप। अब आगे, अब आपसे क्या कह रहा है? अगर इन दोनों बर्तनों को 1:2 में मिलाया जाए, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब आप ऐसे समझिए, अगर मुझे पहले बर्तन से 1 लीटर लेना है तो मुझे दूसरे बर्तन से कितना लेना होगा? 2 लीटर लेना होगा। या फिर इन दोनों बर्तनों से जो मात्रा मिलाई जाए वो 1:2 के अनुपात में। लेकिन ये जो मिलाई जा रही है वो 10 और 4 में मिलाई जा रही है। किसी भी अनुपात को
किसी भी अनुपात में बदलने के लिए सबसे पहले उनको बराबर बराबर किया जाता है। बराबर करने के लिए अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या दोनों बराबर बराबर हो जाएंगे? जी हाँ, बराबर हो जाएंगे। अब आप कह रहे हो कि ऊपर वाला अगर एक अनुपात में है, नीचे वाले को दुगना करना है, तो नीचे वाले को मैंने क्या कर दिया? दुगना। अनुपात की खासियत, एक चीज को 2 से तो सारी चीज 2 से मल्टीप्लाई होगी। अगर एक चीज को 10 से मल्टीप्लाई किया है तो ये भी किससे मल्टीप्लाई होगा? 10 से। तो आप कहोगे x में जो टोटल मात्रा होगी वो 16 लीटर हो जाएगी, और वाटर की जो टोटल मात्रा होगी 14 और 30 44 हो जाएगी। अगर मैं 2 से काट लूँ तो 8 बार कट गया, 2 से काट लूँ तो 22 बार कट गया, तो आप कहोगे 8:22। और भी छोटा किया जा सकता था इसको। तो अगर मैं इसको सीधा 4 से काट लेता तो 4 बार कट जाता, और 4 से काटता तो 11 बार कट जाता। ठीक है, चलिए। तो कह रहा है कि इनका अनुपात ए और बी हो जाता है। ये ए है साहब, ये बी है। क्या पूछ रहा है? बी प्लस ए। बी प्लस ए तो 11 और 4 15। b माइनस ए, 11 माइनस 4 7, तो 15/7 मेरा उत्तर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ए ऑप्शन हमारा यहां से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। सॉरी, ये रहा आपका क्वेश्चन, ये हो गया था, ये हमारा सवाल था। नेक्स्ट करिए सर इस क्वेश्चन को। देखो, इसको पहले तो पढ़ लेते हैं। एक ऊपर वाली इक्वेशन दे रखी है और उसके बाद दूसरी इक्वेशन दे रखी है, और वो कह रहा है दोनों के मूल उभयनिष्ठ है। मतलब दोनों समीकरणों के जो मूल निकल के आएंगे, जो कॉफिशिएंट होंगे, वो क्या होंगे? बराबर बराबर होंगे। तो बताइए P/R का मान कितना होगा? अगर आप इसको गौर से देखें बिना लिखे हुए सवाल में, तो देखो सर, 21 24 6 3 7 8 2 3, 7 को 3 गुना कर दूं तो ये आएगा, इसको 3 गुना कर दूं तो ये आएगा, इसका 3 गुना ये होगा, इसका 3 गुना ये होगा। तो एक इक्वेशन दूसरी इक्वेशन की सीधा सीधा मुझे 3 गुना दिखाई दे रही है। दोनों के मूल बराबर हैं, दोनों को बराबर अगर कर दिया जाए तो नीचे वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं। अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये और ये बराबर हो जाएंगे। अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये और ये बराबर हो जाएंगे। चेंज केवल क्या होगा? यहां 3 से मल्टीप्लाई करने पे ये कितना हो जाएगा? 3p हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? तो आप कहोगे सर ये तो रहेगा सेम rx और ये रहेगा 3px। तो आप कह रहे हो कि r की जो वैल्यू होगी वो हमारे पास किसके बराबर होगी? 3p के बराबर होगी। अगर आपसे पूछ रहा है p/r, तो आप कह सकते हो इसकी जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी? 1/3। सीधा सीधा देख के मुझे पता चल रहा था कि क्या आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने सवाल पे। लोहे से बनी एक अर्धगोलीय कटोरे की आंतरिक व्यास 84 सेंटीमीटर है। देखिए सर, मान लीजिए ये हमारे पास एक कटोरा है, इसका जो व्यास दे रखा है आपको वो दे रखा है 84, तो आपकी रेडियस कितनी हो जाएगी? 42। आगे कह रहा है कि इसको पेंट करने की अंदर से टिन चादर लागत कितनी होगी? 100 मीटर स्क्वायर पे 21 रुपए खर्च होते हैं। इसका मतलब 1 मीटर स्क्वायर पे 21/100 रुपए का खर्चा आएगा कि नहीं आएगा? 1 मीटर स्क्वायर पे। ठीक है साहब। अब आप कहोगे कि इसके अंदर अगर पेंट करना है तो अंदर पेंट करने का जो फॉर्मूला होगा 2πr² होगा। तो सर बस यही तो आपको लगाना था, 2 × 22/7 इंटू आर की वैल्यू 42 मैंने 2 बार लिख दी। इतना एरिया आपको चढ़ाना पड़ेगा, और इतने एरिए पे एक पे लागत आती है 21/100 की। तो टोटल पे लागत निकालने के लिए दोनों को क्या कर दिया? मल्टीप्लाई। 7 से कट गया जी 6 बार। अब देखो सर, करने को तो मैं इसको कैसे करता? 2 दूनी 4, 4 6 24, 24 में 4, 4 दूनी 8, यूनिट प्लेस 8, 8 दे रखा है, 8 दे रखा है, 8 दे रखा है। अगर मैं इसको करता 10th प्लेस से भी, तो 10th प्लेस में 4 दे रखा है, 4 दे रखा है, 4 दे रखा है।
दे रखा है कि नहीं दे रखा। यहाँ से अब इन नंबरों को आपस में मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, कोई और लॉजिक नहीं है इस सवाल को करने का। जब आप सबको मल्टीप्लाई करोगे, मैं इतना जरूर बता देता हूँ कि जो आपका आंसर निकल के आ जाएगा 2328.48, जो आपके कौन से ऑप्शन में दे रखा है, ए ऑप्शन में दिया हुआ है, आप चेक कर लेना आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर इसमें मिसप्रिंट है, ये डेटा जो आपके था वो 4 डाटा था, यहाँ कितना है 3 डेटा है। नेक्स्ट। 5 किलोमीटर की दौड़ में राजेश ने थॉमस को 30 सेकंड से हराया। राजेश ने थॉमस को 30 सेकंड से हराया, मतलब अगर ये पूरी दौड़ करने में टी समय लेता है तो इसने राजेश की तुलना में 30 सेकंड ज्यादा लिए होंगे, तभी तो जो ज्यादा टाइम लेगा वो हारेगा। फिर कह रहा है थॉमस ने प्रसाद को 70 सेकंड से हराया। अगर प्रसाद की बात की जाए तो प्रसाद तो थॉमस से भी 70 सेकंड ज्यादा लेता है, यही ले रहा है ना, तो ये भाई हमारे पास 70 सेकंड ज्यादा लेता है, तो ये कितने लेगा, टी प्लस 70, 70 सेकंड ज्यादा ले रहा है। चलिए सब आगे चलते हैं, सॉरी टी प्लस 70 ज्यादा ले रहा है, टी प्लस 100 लेगा, कितना लेगा, टी प्लस 100। चलो अब आगे चलते हैं, वो क्या कह रहा है, यदि राजेश 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, कौन, राजेश। एक बात बताओ, अगर राजेश डिस्टेंस चले पूरी 5000 मीटर और 5000 मीटर चलने में इसकी स्पीड 30 किलोमीटर प्रति घंटा हो, 5/18, तो भैया इसने कितना टाइम लिया होगा। 0 से 0 कट गया, 3 से कट गया 6 बार, 5 से कट गया 100 बार, तो राजेश पूरी दौड़ दौड़ने में 600 सेकंड का टाइम लेता है। अगर ये 600 लेता है तो इसका मतलब ये 630 लेता है। अगर ये 630 लेता है इसका मतलब ये कितना लेता है, 700 सेकंड लेता है। अब अगर मैं केवल थॉमस और प्रसाद की बात करूं तो इन दोनों ने जितना समय लिया होगा, 7 से कट गया 9 बार, 7 से कट गया 10 बार, तो इन दोनों के टाइम का जो रेशो होगा, लिए गए समय का अनुपात 9 और 10 होगा। अगर मैं इनकी स्पीड की बात करूं तो इनकी स्पीड उल्टी 10 अनुपात कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। और आपको पता होगा कि जब हम बात करते हैं किसकी, रेस की, तो रेस के कॉन्सेप्ट में जो अनुपात चाल का होता है वही अनुपात हमारा उनकी दूरियों का भी होता है कि नहीं होता। क्योंकि दौड़ दौड़ने का समय और दौड़ खत्म करने का समय सबके लिए क्या होता है, बराबर बराबर होता है। जो हार जाता है वो पीछे रह जाता है, जो जीत जाता है वो अपनी दौड़ पूरी कर लेता है। जो स्पीड का रेशो है वही रेशो किसका बनेगा, दूरी का। तो अगर भाई ये अपनी पूरी दूरी दौड़ ले 5000 मीटर, तो आप कहोगे ये 5000 मीटर दौड़ लिया, तो अगर ये 5000 मीटर दौड़ा तो 500 गुना है, ये भी कितना दौड़ेगा, 500 गुना। जितनी देर में ये 5000 मीटर दौड़ पाया उतनी देर में ये बेचारा केवल 4500 मीटर दौड़ा, और कितने मीटर से पीछे रह गया, 500 मीटर से। तो यही इसकी हारने की दूरी होगी। कितनी दूरी से हार गया होगा, ये 500 मीटर की दूरी से हार गया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक हॉल की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 10, 20 और 15 सेंटीमीटर है। देखिए एक हॉल है, ये हॉल है। इसकी लंबाई की अगर बात की जाए तो 10 है, चौड़ाई की बात की जाए तो 20 है, और ऊंचाई की बात की जाए तो कितनी है, 30 है। वो कह रहा है हॉल के अंदर दीवारों के भीतरी भीतरी दीवारों पे पेंट करना है।
हॉल के अंदर और भीतरी छत पे पेंट करना है, ठीक है। इतना खर्चा आता है, तो टोटल खर्च की लागत बताइए। देखो भाई, जमीन पे तो पेंट नहीं होगा, चारों दीवारों पे पेंट होगा, छत पे पेंट होगा, तो आप कैसे निकालते हो? इन चारों दीवारों का क्षेत्रफल कैसे निकालोगे? आधार का परिमाप गुणा ऊंचाई। आधार का परिमाप, इसका जो बेस है वो रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल का परिमाप कितना होता है? 2 इंटू एल प्लस बी, प्लस में जितना एरिया फर्श का होगा उतना ही एरिया छत का होगा, तो दोनों में से किसी एक का काउंट कर लूं। 20 गुणा 3 300, सॉरी 200, यही होगा कि नहीं होगा? तो सर देख लीजिए, ये आपके पास हो गया 30, तो ये हो गया हमारे पास कितना? 2 इंटू एल प्लस बी, 30 60, यही होगा 2 इंटू एल प्लस बी, यही होता है ना, इंटू ये आधार का क्षेत्रफल, इसमें ऊंचाई से मल्टीप्लाई और करना है। हाइट कितनी है? 30 है। आधार का परिमाप गुणा ऊंचाई, प्लस में अब इस फर्श का एरिया इसका बराबर था, तो इसका नाप लिया मैंने, क्योंकि ये भी तो 10 और ये भी तो 20 होगी, और इसका जो एरिया होगा यहाँ पेंट करना है, तो इसके पेंट का कितना होगा? 10 इंटू 20, 200। ये लीजिए सर, तो आप कहोगे मेरे पास ये कितना हो गया टोटल? 30 दूनी 60 गुणा में 30 और प्लस में कितना? 200। सब जिनको जोड़ दोगे 90 है, सॉरी 900 प्लस में 200, तो ये कितना हो जाएगा? 1100। और 1100 को अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए, टोटल लागत आती है 10.20 की, और मैंने नीचे लिख दिया 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, और 11 से मल्टीप्लाई करोगे 0, 11 दूनी 22 और 11 एकम 11, तो आएगा 111220, 111220। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, दो व्यक्ति 77 सेंटीमीटर और 88 सेंटीमीटर के कदम रखते हैं। एक आदमी है जो 77 सेंटीमीटर का कदम रखता है, एक कदम, और दूसरा आदमी है जो 88 सेंटीमीटर का कदम रखता है, ठीक है। अब आपसे क्या कह रहा है? दोनों कदम बढ़ाते हुए एक साथ चलना शुरू करते हैं, तो उन्हें न्यूनतम कितनी दूरी तय करनी चाहिए ताकि वे फिर से हम कदम हो सके? मतलब एक साथ दोनों के कदम दोबारा कब शुरू होंगे, वो ये पूछ रहा है। अरे भाई, एलसीएम निकालना है सिंपल सा। 77 का और 88 का एलसीएम निकाल दीजिए, वो नंबर सबसे छोटा जो इन दोनों से डिविजिबल होगा। तो आप कहोगे इसके टुकड़े होते हैं 7 गुणा 11, इसके टुकड़े होते हैं 8 गुणा 11। एलसीएम कैसे निकालते हैं? जो कॉमन है उसको कॉमन निकाल लो, बाकी के नंबरों को कर दो जी मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई कर दिया, तो 11 इंटू 7 8 56, मल्टीप्लाई करोगे तो पता चलेगा 6, 6 और 5 11 का 1, 5 और 1 6, 616। कौन सा आंसर निकल के आ गया? बी ऑप्शन आपका यहां से क्या होगा? करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर कह रहा है कि कविता ने एक मेज उसके मूल्य पर 30% की छूट पर खरीदी। अच्छा, जैसे 100 रुपए की कीमत का कोई मेज था, तो उसने कितने परसेंट में खरीद लिया? 70% में खरीद लिया होगा, ठीक है साहब। अगर उसका मार्क प्राइस 100 था, तो उसने जो कॉस्ट किया, खरीदा, वो 70% में खरीदा और 48% की वृद्धि के साथ बेच दिया। अच्छा, तो भाई उसने जो सेल किया वो कितने परसेंट पे? अगर 70 रुपए का सामान है 70% का, 48% ज्यादा पे, तो 148% में बेच दिया होगा। इसको कर लीजिए 0 से 0, ये हो जाएगा 7 8 56 का 6 5 बच गया, 7 चौक 28 और 5 33 का 3 3 बच गया, 7 एकम 7 और 3 10। इसका मतलब उसने सामान को 103.6% में बेच दिया होगा। क्या पूछ रहा है आपसे? नए बिक्री मूल्य और पुराने बिक्री मूल्य के बीच प्रतिशत अंतर कितना है? नए बिक्री मूल्य 100 रुपए का सामान था और पुराने विक्रय मूल्य, नया विक्रय मूल्य इतना है, पुराना इतना था, इतने में ही तो बेच रहा था ना वो,
और दोनों के बीच में जो अंतर है साहब वो 3.6% का है। पहली बात तो ये, तो देखो 5.6, 4.5, 6, 3, 3.6 मेरा आंसर आ गया। आगे मुझे सवाल पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। क्या पूछ रहा है वैसे वो? साथ ही यदि मूल्य 8,000 रुपए है तो कविता का लाभ बताइए। अरे भाई लाभ 3.6% का हुआ, 8,000 का 3.6% निकाल लो तो ये कितना आ जाएगा? 8 तिया 24, 240, 8 से 48, 240 और 48 कितना आएगा? 288। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? डी ऑप्शन यहां से करेक्ट हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए। a प्लस बी बराबर 4, ए बी बराबर -21, ए क्यूब बी क्यूब कितना होगा? देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब कितना होगा वो ये पूछ रहा है आपसे। तो इसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में ए बी। यही होता है ना भाई इसका फॉर्मूला, सिंपल सा। तो देखो अगर मैं आपसे कहूं कि a प्लस बी बराबर 4 है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर पहले तो मैंने निकाला, वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो a प्लस बी बराबर 4 है तो 4 का स्क्वायर 16, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2 इंटू ए बी की वैल्यू 21 है तो मैंने 21 रख दी, माइनस 42, 42 इधर आके जुड़ जाएगा तो 16 प्लस 42 बराबर आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा? 8 और 5 58। यही होगा कि नहीं होगा भाई 58 आपका? अब देखो आपसे पूछ रहा था a प्लस बी, तो a प्लस बी की वैल्यू तो 4 है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मैंने निकाल लिया 58, माइनस में ए बी की जो वैल्यू है 21 है तो माइनस माइनस प्लस का 21 हो जाएगा। तो 4 इंटू ये हो गया 8 और 1 9 और 5 और 2 7, जब दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 4 9 36 का 6 3 बच गया, 7 चौक 28 और 3 31, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 316। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? डी ऑप्शन आपका यहां से करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55, यदि मोटर नाव किसी चाल से यात्रा करते हुए धारा के प्रतिकूल 28 किलोमीटर और धारा के अनुकूल 40 किलोमीटर जाती है तो 11 घंटे लगते हैं। देखिए भाई अगर आप 28 किलोमीटर जा रहे हो अप स्ट्रीम और आप 40 किलोमीटर जा रहे हो डाउन स्ट्रीम, तो आपको जो टाइम लग रहा है ना वो कितने घंटे का लग रहा है साहब? 11 घंटे का टाइम लग रहा है। लेकिन अगर आप धारा के अनुकूल 30 किलोमीटर और प्रतिकूल 16 किलोमीटर जाते हो, अगर 16 किलोमीटर जाते हो अप स्ट्रीम और 30 किलोमीटर जाते हो डाउन स्ट्रीम की स्पीड से, तो भाई डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टोटल टाइम आपको कितना लग रहा है? 7 घंटे का। अब आप ये चेक करके देखिए कि ये अपस्ट्रीम जो होगी यहाँ, अपस्ट्रीम जो होगी यहाँ, वो दोनों जगह बराबर होगी और होगी भी ऐसी जो 28 को और 16 को काट दे। तो सबसे पहले दिमाग में आता है 4, जो इन दोनों को पूरा पूरा काट देता है। अगर ये 4 की स्पीड से 28 किलोमीटर जाता है तो जाने में कितने घंटे लगेंगे? 7। अगर 7 जाने में लगे तो आने में 4 घंटे लगे होंगे, तभी तो 11 होंगे। और 4 घंटे तो तब आएगा तब आप डाउन स्ट्रीम की स्पीड को कितना मानोगे? 10 मानोगे, कट जाएगा। अब चेक कर लो, ये 4 मानी है और ये 10 मानी है, तो भाई 4 से जाऊंगा तो 4 घंटे लगेंगे, 10 से जाऊंगा तो 3 घंटे लगेंगे, तो आपका टाइम कितना आ गया? टोटल 7 घंटे का आया कि नहीं आया? तो प्रूफ कर रहा है। क्या पूछ रहा था सर? धारा की चाल, स्पीड ऑफ स्ट्रीम। स्ट्रीम क्या स्पीड होती है? डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम डिवाइडेड बाय 2, ये सीधा फॉर्मूला होता है। तो 10 माइनस 4/2 तो 6/2, और 6 से 2 काटोगे तो आपकी स्पीड कितनी हो जाएगी? 3 किलोमीटर पर आवर। कौन सा आंसर आएगा आपका? सी ऑप्शन यहां से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए
वो कह रहा है कि 3 धनात्मक पूर्णांक ABC इस प्रकार हैं कि उनका औसत 28 है। अगर एक नंबर A है, एक नंबर B है और एक नंबर C है, इन तीनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो इनका जो एवरेज है वो 3 गुना हो जाएगा, और जब 3 गुना करोगे तो इनका एवरेज कितना, सम कितना निकल के आएगा, 84। फिर कह रहा है कि A, B और C में C सबसे बड़ा है, फिर उससे छोटा B है, फिर उससे छोटा A है। यदि मध्य का A प्लस 16 है, अब भाई अगर एक नंबर A है, एक नंबर B है, एक नंबर C है, तो मध्य का बीच वाली होती है, और बीच वाली वैल्यू आपसे कह रहा है कि ये A से 16 ज्यादा है। तो भाई अगर मैं यहाँ रख दूं, सोच के देखो, मैंने यहाँ रख दिया, यहाँ जब मैंने रखा तो ये हो गया A प्लस B की जगह रख दिया A प्लस 16 और प्लस का C, और ये बराबर हो गया 84 के। तो आप कहोगे यहाँ से अगर मैं निकाल लूँ C, तो C 84 माइनस करेंगे, 14 में से 6 माइनस करेंगे साहब, कितना बचेगा, 8 बचेगा, और 7 में से 1 माइनस करेंगे तो 6 बचेगा, 68, और माइनस में कितना हो जाएगा, 2A। यही होगा कि नहीं होगा? अब अगर यहाँ पे कंपैरिजन किया जाए किस किस का, B का और C का, जो कि C ज्यादा होगा या बराबर होगा, तो B बराबर तो मैंने रख दिया A प्लस 16, और C बराबर मैंने रख दिया 68 माइनस 2A, एक ही टर्म बना के दोनों में। तो भैया इधर आएगा तो 3A हो जाएगा, और ये उधर चला जाएगा 3A, और ये माइनस कर दोगे, 8 में से 6 माइनस करोगे 2 बचेगा, 6 में से 1 माइनस करोगे 5 बचेगा, और 3 से अगर इसको काटोगे तो आपका लगभग 17 बार कटेगा, 17 × 51। तो A की जो वैल्यू होगी वो 17 के बराबर या 17 से छोटी होगी। A बराबर 17 है तो B की वैल्यू कितनी हो गई, 33। तो आप कहोगे अगर ये 17 है, ये 33 है, तो 17 और 33, तो ये आपका कितना हो गया सर, 50। तो फिर इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 34। तो C हमारे पास कितना आ जाएगा, 34। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, A ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट सर वो कह रहा है दी गई आकृति में x का मान बताइए कितना होगा। ये तो बहुत बड़ा सवाल नहीं था, बस आपको ये देखना था कि 1 2 3 4 5 5 भुजाओं से घिरी आकृति है, और 5 भुजाओं से घिरी आकृति के इंटीरियर एंगल का जो सम होता है वो कितने डिग्री होता है, 540 डिग्री। अब आगे देखो, अगर ये 80 है तो ये 100 होगा स्ट्रेट लाइन, ये 115 होगा स्ट्रेट लाइन, ये 90 डिग्री दिया हुआ है हमको, ये 115 115 230, 230 और 100 330, 330 और 90 420। अगर मैं 540 में से 420 माइनस कर दूं तो मेरे पास 120 डिग्री आ जाएगा, ये वाला एंगल। अगर ये वाला एंगल 120 है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा, 60 डिग्री का, तो आप कहेंगे आपके पास जो x निकल के आएगा वो कितना आ जाएगा सर, 60 डिग्री आपका आंसर होगा। नेक्स्ट, एक सड़क के दोनों ओर 2 खंबे लगे हैं, ठीक है सर, एक सड़क के दोनों ओर 2 खंबे लगे हैं। मैंने मान लिया ये मिडिल पॉइंट है सड़क का, कुछ दूरी पर एक खंबा ये खड़ा है, और कुछ दूरी पर एक खंबा ये खड़ा है, ठीक है। कह रहा है कि 2 खंबों के बीच 20 मीटर लंबी सीढ़ी रखी है, बीचों बीच में एक सीढ़ी रखी है दोनों खंबों के, ये इसकी लंबाई हमको कितनी दे रखी है, 20 दे रखी है। चलिए सर, जो 60 डिग्री का कोण वह खंबे के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। जब दूसरे खंबे से टिकाया जाता है, जब इसको इधर ले जाके इधर रख दिया जाता है यहां पे, तो ये सड़क के साथ 30 डिग्री का, तो ये सड़क के साथ कितना बनाए, अरे भाई ये 30 है, ये 60 है, तो ये भी तो 30 ही होगा, क्योंकि ये तो 90 होता है, ये 90 होता है। तो आप कहो 30 डिग्री के लिए ये √3 होता है, ये √3 होता है,
ये 1 होता है, ये 2 होता है, ये 1 होता है और ये 2 यूनिट। अब 2 यूनिट किसके बराबर है? 2 यूनिट 10 गुना है, तो ये आपका 10√3 हो जाएगा, ये 10√3 हो जाएगा। क्या पूछ रहा था? सड़क की चौड़ाई। सड़क की चौड़ाई हो गई 20√3। आपका आंसर आ गया जी 20√3। रुकिए, वो कह रहा है √3 इसका प्रयोग करके निकालिए, पॉइंट में बोल रहा है 30 गुना में 1.732। तो भाई देखो 20 एकम 20 तो ये हुआ, और 7 दूनी 14 के समथिंग ये जुड़ेगा, तो आपकी जो वैल्यू आएगी 34 पॉइंट समथिंग आएगी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? डी ऑप्शन आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, रैखिक समीकरण 3x+4y = 24 है। एक ग्राफ सीधी रेखा है जो x अक्ष और y अक्ष a और b बिंदुओं पर काटती है। P के निर्देशांक दे रखे हैं, Q के निर्देशांक दे रखे हैं। त्रिभुज OAB की भुजा OA और OB पर क्रमशः 2 बिंदु हैं। जहां O निर्देशांक प्रणाली का मूल बिंदु है। दिया गया है AB = 10, तो PQ की लंबाई। P से Q के बीच की दूरी। अरे भाई एक बात बताओ, मेरे पास P के निर्देशांक हैं, मेरे पास Q के निर्देशांक हैं, P Q पूछ रहा है, तो बाकी कहानी से मुझे क्या मतलब है? मैं दो निर्देशांकों से दोनों के बीच की दूरी तो निकाल सकता हूं ना। x1 y1 x2 y2, फॉर्मूला क्या होता है? रूट ऑफ x2 y सॉरी x1 - x2 y2 - y1, कैसे ही कर लीजिए। आप कहोगे x2 - x1 0 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 3/2 माइनस में 0 का होल स्क्वायर। यही होता है ना भाई दो निर्देशांकों के बीच की दूरी। तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4। आप कहोगे 4 चौक 16, 16 और 9 25, तो रूट के अंदर आ गया 25/4। तो 25 से हमारा बाहर आ जाएगा 5, 4 से बाहर आ जाएगा 2, कैंसिल कर देंगे तो पी क्यू के बीच की दूरी कितनी आ जाएगी? 2.5। क्या कुछ करने की जरूरत थी यार इसमें? पी के निर्देशांक हैं, क्यू के निर्देशांक हैं, पी क्यू आपसे पूछ रहा है, सीधा निकाल लीजिए ना दोनों के बीच की दूरी। चलिए सर, आखिरी सवाल। एक डब्बे में 10 सेब हैं, ये लीजिए 10 सेब हैं, इनमें से 2/5 सड़ गए। अच्छा, इनमें से 2/5 सड़ गए, इसका मतलब ये हुआ कि 4 एप्पल आपके सड़ गए और सही एप्पल आपके पास कितने हैं? 6 हैं। यही मतलब हुआ। अगर आपके पास टोटल 10 थे जिसमें से 4 सड़ गए, आपके पास कितने बचे हैं? 6 बचे हैं। यदि डब्बे से 3 सेब निकाले जाते हैं, 10 में से 3 सेब निकाले जाते हैं, तो क्या संभावना है कि कम से कम एक सेब सड़ा हो? अरे भाई, जैसे देखो, एक सेब कम से कम एक सड़ा हो, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम एक तो सड़ा होना चाहिए। अगर मैं मान लूं कि मैंने 3 सेब निकाले जिसमें से एक सड़ा निकला, तो सड़ा हुआ सेब 4 में से ही कोई एक निकल के आएगा। और बाकी के, भैया देखो 3 सेब निकालने थे, मैंने कितने निकाले? 3 सेब निकाले, पहला, दूसरा और तीसरा। अब मान लीजिए एक सेब सड़ा हुआ निकला, तो ये तो सड़े हुए सेबों की गिनती में से ही निकलेगा ना। बाकी के जो 2 सही सेब निकलेंगे वो सही सेबों की गिनती में से निकलेंगे। सही सेब कितने थे? 6C, इसमें से कितने निकले? 2। तो भैया पहली बात तो इतने सेब निकल के आएंगे। इसको सॉल्व करिए, 4C1, तो ये हो जाएगा मेरे पास 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, तो आ गया जी 4 इंटू, फिर आप कहेंगे 6C2, तो ये हो जाएगा मेरे पास 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। यही होगा, 6 में से 2 माइनस करेंगे तो भाई ये हो गया 6 गुणा 5, 6 इंटू 5 अपॉन 2, तो 2 से कट गया 3 बार 15, 15 चौक 60, तो टोटल कितना आ जाएगा सर? आपकी 60 संभावनाएं हैं। आगे, अब मान लीजिए मैंने 3 सेब निकाले जिसमें से 2 सड़े थे,
तो सड़े हुए सेबों में से निकल के आएंगे, और बचा हुआ एक सेब यहां से निकल के आएगा, क्योंकि निकालने तो टोटल 3 ही सेब हैं। चलो यहां भी संभावना देख लेते हैं। तो ये हो गया 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, माइनस करने के बाद तो 4 हो गया, 4 से 4, 3 दूनी 6, तो ये आ गया गुणा में। फिर कहेंगे 6C1, ये तो 6 होता है, तो 36 बचा। फिर मान लो तीनों की तीनों सड़े हुए निकले, एक भी सही नहीं निकला, तो वो तो 4 में से 3 निकल के आ जाएंगे, ये तो 4 ही आएगा। अरे आएगा कि नहीं आएगा 4? तो आप कह रहे हो 60, 36, 96 और 4, 100, टोटल कितनी संभावना होगी आपकी? 100 संभावनाएं हो सकती हैं। क्या पूछ रहा है वो? क्या संभावना है कि कम से कम एक सेब सड़ा हुआ निकले, कम से कम एक सेब सड़ा हुआ निकले? तो टोटल आपकी संभावनाएं कितनी थी? 10C। टोटल आपकी संभावनाएं कितनी थी सर? 10C। एक सेकेंड, वो पूछ रहा है टोटल संभावनाएं कितनी होंगी? 100। तो बेस में आपका 100 होना चाहिए, तो आपकी वैल्यू कौन सी सही हो जाएगी? अरे सी वैल्यू सही हो जाएगी ना, निकालने की भी क्या जरूरत है, सीधा सीधा कितना आ जाएगा? सी वैल्यू आपका यहाँ से आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी आप देख लीजिएगा। ये सब थे सर आपके क्वेश्चन टोटल, और जो टोटल क्वेश्चन 30 वो हमने कर लिए उन लॉजिक से जिन लॉजिकों को आपने मेंस के एग्जाम में लगा के आना था। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि जब बच्चा इस सवाल को करेगा या ऐसे सवालों को करेगा, तो उसकी सबसे पहली अप्रोच सवाल को सही और टाइमली करने की होनी चाहिए। अब पुराने तरीकों को छोड़िए, पुराने तरीके के गए सर, अब आप देखिए कि आप कौन सी अप्रोच से कौन सा मेथड अप्लाई करें कि आपका जल्दी से जल्दी आंसर निकल के आ सके। ये बात समझ में? चलिए आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे पूरी एनर्जी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।